Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta welcome you to the third lecture of circular motion. Effectively तो आप ऐसे समझो कि ये जो वृत्तीय गतिकी है उसका गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद जो पार्ट आता है ये वो पार्ट है, ठीक है। इसमें सारी फोर्सेस वगैरह की बात करेंगे और उससे रिलेटेड एनालिसिस करेंगे, ऑफ कोर्स हिंदी के अंदर, ठीक है। वो सीरीज अपन चला रहे हैं, उसी को फॉलो करेंगे, राइट। तो बेटा बिल्कुल हमेशा की तरह आराम से इत्मीनान से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ये पार्ट ईजी है, अगर आपने इसका सर्कुलर का लेक्चर 2 देखा है तो इसमें 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक। तो देखो सबसे पहले अगर सर्कुलर मोशन की ही बात कर लें बेटा, तो देखो सर्कुलर मोशन मतलब अपने पास ऐसा कुछ होगा, एक वृत्त होगा, ठीक है, जिस पे अपना पार्टिकल घूम रहा होगा। अगर अपन कण की बात करते हैं, पार्टिकल की बात करते हैं, तो वो पार्टिकल लेट से अपना यहाँ पे कहीं पे रहा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, इस तरफ, और यहाँ से उसने क्या किया, चलना शुरू किया। तो जब चलना शुरू किया था तो अपन ने बेटा वहाँ पे 3 तरह के एक्सेलरेशंस देखे थे, अगर आपको याद हो तो, करेक्ट, 3 तरह के। एक हमारे पास क्या था बेटा, एक हमारे पास था ए टी का मतलब बेटा स्पर्शीय त्वरण, ठीक। एक अपने पास था बेटा ए सी का मतलब बेटा अभिकेंद्रीय त्वरण, करेक्ट। और एक इन दोनों का परिणामी अपने पास क्या आता था बेटा, ए नेट। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं लिख भी देता हूं एक बार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक हमारे पास आता था ए टी, एक हमारे पास आता था ए सी और एक हमारे पास आता था बेटा ए नेट। ये 3 तरह के त्वरण अपन ने पढ़े थे। बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़े थे। मैंने कहा अब इन तीनों त्वरण में अगर मैं द्रव्यमान को गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मास इंटू त्वरण यानी कि बेसिकली द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है। बिल्कुल करेक्ट सर। यानी कि यहाँ से अगर अपन m से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये जो बनेगा इसे क्या बोलेंगे, फोर्स, और इस फोर्स को बोल देंगे Ft यानी कि टेंजेंशियल फोर्स या फिर स्पर्शीय बल। बोले ठीक है सर। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फोर्स आएगा उसको बोलेंगे Fc यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, करेक्ट। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिलेगा बेटा उसको बोलेंगे F नेट या कुल बल। तो एक तरीके से जैसे 3 प्रकार के अपने पास त्वरण हुआ करते थे, यहाँ पे 3 प्रकार के बल हो जाएंगे। एक अपने पास स्पर्शीय बल जो स्पर्शीय दिशा में लगेगा और जो चाल को परिवर्तित करेगा। बोले ठीक है सर। दूसरा बेटा अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगेगा और दिशा को परिवर्तित करेगा, करेक्ट। और तीसरा कुल बल जो कि बेटा पूरे के पूरे वेग यानी वेलोसिटी को चेंज करेगा। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, है ना, ये जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इस पे थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूँ। तो कुछ पॉइंट्स इस पे बताना चाह रहा हूँ। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि सर ये सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय बल वास्तव में क्या है, क्या ये कोई नई प्रकार का बल है, कोई डिफरेंट टाइप का फोर्स है, जैसे तनाव होता है, घर्षण होता है, अभिलंब बल होता है, क्या ये वैसा ही कोई फोर्स है क्या? वैसा नहीं है बेटा। ये केवल और केवल जितने भी फोर्सेस लगते हैं उनका जो नेट केंद्र की तरफ आएगा ये उसको बोलता है। मतलब ऐसे समझो, सिंपल लैंग्वेज में अपन ये कह सकते हैं बेटा कि ये कुल मिलाकर के केंद्र की ओर लगने वाला नेट बल है, लगने वाला नेट बल। समझ में आई बात बेटा? ये ध्यान रखना है अपने को। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि मान लो एक रस्सी ली, पत्थर बांधा और घुमाना शुरू कर दिया। तो जब एक रस्सी से पत्थर को बांध के घुमाएंगे तो बेटा उसमें तनाव होगा ना जो आपके केंद्र की ओर लगेगा, करेक्ट। भाई अपन ने हाथ से रस्सी को पकड़ा है, जब करते हैं तो अपन अपने सेंटर की तरफ उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स। उस फोर्स या तनाव को क्या बोल दिया जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। यानी उस केस में तनाव अभिकेंद्रीय बल है। ऐसे ही बेटा जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, केंद्र की तरफ, करेक्ट। तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या बन गया, अभिकेंद्रीय बल। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले और देखें कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, नाभिक के चारों तरफ, तो वहां पे बेटा विद्युत चुंबकीय बल उसको अपने केंद्र की ओर खींच रहा है, करेक्ट। वहां पर उसी विद्युत चुंबकीय बल को क्या बोल देंगे, अभिलंब बल। तो अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल कोई नया बल नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है। ये बेसिकली जो भी नेट फोर्स केंद्र या सेंटर की तरफ लगती है उसी को बोल दिया जाता है।
बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सवाल उठता है इसके फॉर्मूले वगैरह की। तो बेटा फॉर्मूले जो हैं वो अपने पास ऑलरेडी AT का dV/dt या अल्फा आर लगा सकते हैं, और AC का V²/R या ω²R लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूले रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये अपने पास एक्सप्रेशन सेम आएगा, mv²/R या mω²R। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। यानी इसी को अपन लिख सकते हैं mv²/R, या इसी को लिख सकते हैं mω²R, इस तरीके से। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गए 3 फोर्स। इसमें भी अगर कोई पूछ ले कि अभिकेंद्री बल करता क्या है, डायरेक्शन चेंज। उसके अलावा कोई बोलता है स्पर्शीय बल क्या करता है, चाल को चेंज। करेक्ट? अब इन तीनों के अलावा भी क्या कोई फोर्स है, वो भी समझना जरूरी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि सर्कुलर में बेटा क्या होता है ना, जैसे एक तो ये हो गया अभिकेंद्रीय बल, अभी अपन अपकेंद्रीय बल पढ़ेंगे। फिर सवालों में कुछ किताबों में अभिकेंद्रीय से कर देते हैं, कुछ अपकेंद्रीय से कर देते हैं, कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं बहुत सारे। तो मैं वो सारे कन्फ्यूजन दूर करके सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ कि 3 बल तो ये हो गए, चौथा अपकेंद्रीय और समझाता हूँ, फिर सारे सवाल अपकेंद्रीय से करेंगे अपन। ठीक है? तो पहले अब उसको समझते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, फिर एक साथ नोट्स कॉपी करना पूरे, है ना। हमने कहा कि भाई ये जो पार्टिकल है, ये जो गेंद है, ठीक, ये जो यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है, इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो ये जब घूमेगा तो अगर नियत चाल से घूम भी ले, यानी AT 0 भी हो जाए, तो भी AC तो रहेगा ही रहेगा। यानी AC यानी कि अभिकेंद्रीय जो त्वरण है, उसकी वजह से ये जो गेंद या जो कण या जो कार या कुछ भी कह लो, वो एक प्रकार का अजड़त्वीय फ्रेम बन गया, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। और अगर आपने पूरा पढ़ा है NLM गति का नियम, तो वहां पे एक फोर्स पढ़ा होगा, छदम बल, सूडो फोर्स, और वो कहां लगता है, एक अजड़त्वीय फ्रेम में लगता है। करेक्ट? तो ये भी तो एक अजड़त्वीय फ्रेम है, अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण त्वरित फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। और ऐसे फ्रेम में क्या लगना चाहिए, सूडो लगना चाहिए। सूडो जो लगता था वो कहां लगता था, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि अभिकेंद्रीय जो त्वरण है उसकी विपरीत दिशा में लगता है। करेक्ट? यानी कि यहां पर अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर जो अपकेंद्रीय बल आएगा वो कहां आएगा बेटा, एकदम विपरीत दिशा में। करेक्ट? कोई बोलता है कि भाई ये जो सूडो फोर्स है कितना लगेगा, सुनना ध्यान से। FP अगर मैं लिखता हूं तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता था बेटा, जिस पे लगता है, यानी मान लो इसका द्रव्यमान m है, तो उसका द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, यानी त्वरण भी उसी का। त्वरण कितना है इसका, AC, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो MAC, या ये बन जाएगा mv²/R, या ये बन जाएगा mω²R। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल ऐसा कैसा आ गया अभिकेंद्रीय जैसा। मैंने कहा बिल्कुल बेटा वैसे ही आ गया, दोनों का परिमाण सेम होता है। ये जो हमने सूडो फोर्स लिखा है ना, छदम बल, करेक्ट, किसके लिए, इस गेंद या कण के लिए, जो कि खुद क्या था, त्वरित था केंद्र की ओर। करेक्ट? तो इस सूडो फोर्स को ही अपन कह देते हैं अपकेंद्रीय बल। यानी अपकेंद्रीय बल सबसे पहले तो हमारे लिए कोई नया बल नहीं है। अपकेंद्रीय जो बल है वो हमारे लिए एक प्रकार से क्या है बेटा, एक प्रकार से सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स यानी छदम बल, लेकिन किस फ्रेम में, जो वृत्तीय गति कर रहा हो उस फ्रेम में। क्लियर? यानी कि अगर कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उस पे लगने वाला जो सूडो फोर्स है, यानी कि छदम बल, उसी को अपकेंद्रीय बल कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा, अपकेंद्रीय बल। फिर सवाल उठेगा कि अपकेंद्रीय बल का डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमेशा कहां लगेगा बेटा, केंद्र से बाहर की ओर। करेक्ट? अभिकेंद्रीय केंद्र के अंदर की ओर, और ये अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर की ओर। इसका परिमाण कितना होगा, mv²/R या mω²R। क्लियर? बस दैट्स इट। अपने पास यही 4 तरह के फोर्सेस थे बेटा, अपन ने चारों फोर्सेस देख लिए। स्पर्शीय बल अपन ने पढ़ लिया, अभिकेंद्रीय बल, नेट बल और अपकेंद्रीय बल। करेक्ट? अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है नेट बल जो केंद्र की ओर लगे। अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है इस फ्रेम के सापेक्ष जो छदम बल या सूडो फोर्स लग रहा होगा वो अभिकेंद्रीय केंद्र के अंदर की तरफ जाएगा, और ये केंद्र से कहां जाएगा, बाहर की तरफ। क्लियर?
अब देखो बेटा, अपने ब्रेन में ये आपको सेट करना ही पड़ेगा कि 4 फोर्सेस होती है। अब इसके बाद मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूंगा कि आप कैसे अपकेंद्रीय को इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन करते हो। तो आज की क्लास में अपन वही देखने वाले हैं, 2-4 एग्जांपल्स देखेंगे, एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद अपन सीधे स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। ठीक है, तो अपन ने ये जो गति के नियम वाला पार्ट है, जो बल वाला पार्ट है वृत्तीय में, इसको 2 लेक्चर में लिया है। पहले में तो बस खाली बल समझाया और उसके एग्जांपल्स लिए, दूसरे में उसकी एप्लीकेशन ले लिया। क्लियर? तो एक बार यहाँ पॉज करके एक बार इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो, दिमाग में बैठा लो, और जब एक बार अच्छे से हो जाए फिर बेटा आगे बढ़ाना है इसको। ठीक है, एक बार पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लो। चलो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा ना। देखो बेटा, अब ये वो एग्जाम्पल है जिसकी मैं बात कर रहा था। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से समझना है। अपन केवल किसको इस्तेमाल करेंगे? अपकेंद्रीय को, और वो उसको इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। कैसे वो मैं समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस अच्छे से समझना, और उससे कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं अटकेगा तुम्हारा। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो अपन एक कोई ट्रैजेक्टरी बनाते हैं। ट्रैजेक्टरी मतलब इस तरह का, देखो जरा। ठीक है, ये कुछ पहाड़ जैसा बना दिया अपन ने। क्लियर? ध्यान से सुनना। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अब एक गाड़ी बनाते हैं, एक कोई कार बना लेते हैं अपन अपनी, जो आगे की तरफ जा रही हो। यहाँ भी अपनी गाड़ी पहुंची और यहाँ भी अपनी गाड़ी पहुंची। ठीक, तीनों ही जगह पे जो स्पीड दे रखी है वो हमें मान लो कितनी दे दी, v यहाँ, v यहाँ, v यहाँ। ठीक है, यानी कि तीनों जगह पे अपने को पता है कि चाल कितनी है। यहाँ भी v, यहाँ भी v, यहाँ भी v। बोले ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बढ़िया। हमें बोला गया था कि कंपेयर नॉर्मल रिएक्शन एट गिवन पॉइंट्स। बेटा नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है अभिलंब बल। बोले ठीक है, चलो एक बार बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने कहा अभी सिर्फ सुनते जाना, तुम पुराना रिलेट कर रहा हूँ, फिर आऊँगा कैसे करना है क्वेश्चन पे। तो हमने कहा अगर हमें अभिलंब बल बनाना होगा तो वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर n, नीचे की ओर mg। इतना तो पता है। यहाँ भी देखेंगे तो ऊपर की ओर n, नीचे की ओर mg। यहाँ भी देखूंगा तो ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ mg। इतने में तो कोई दिक्कत है नहीं। यानी यहाँ तक अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ लग रहा है mg नीचे, n ऊपर लग रहा था, इसको 1 बोल दिया क्योंकि ये 1 पॉइंट है जहाँ पे कंपेयर करना था। ये पॉइंट 2 था जहाँ पे कंपेयर करना था, इसलिए इसको बोल दिया n2। और यहाँ पर भी mg कहाँ लग रहा है, नीचे। ये पॉइंट अपना तीसरा था। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो n को लिख दिया 3 और नीचे की तरफ लगा दिया mg। अभी तक तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं किया, नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब देखो क्या हुआ, इसमें और इन 2 बिंदुओं में क्या फ़र्क है। ये सीधी सड़क जा रही है, सीधी सड़क जो अब तक पढ़ते हुए आए थे। करेक्ट, अब तक पढ़ते हुए आए थे सीधी सड़क पे तो खाली बल लगाए। और अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस दिशा में y अक्ष में क्या होगा बेटा, साम्य स्थिति, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। इसलिए यहाँ तो सीधे सीधे अपन कह सकते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ तो कहीं कोई लोड ही नहीं है। यहाँ तो सीधे सीधे अपन कह सकते हैं कि जो n3 आएगा वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। बोले सर यहाँ तक तो कुछ भी नया बात ही नहीं की, अभी तक तो वर्टिकल मतलब सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति की बात ही नहीं की, अब करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा बेटा तो क्या ये मुझे एक सर्कल में चलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा लॉजिकली देखोगे तो क्या आपको, लॉजिकली देखेंगे तो क्या आपको ये एक सर्कल जैसा दिखाई देगा क्या, सर्कल का पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर यहाँ देखेंगे लॉजिकली तो क्या ये हमको यहाँ पर भी एक सर्कल का पार्ट दिखाई देगा क्या। ये देखो, समझे बात को, यानी कि यहां से भी सर्कल जैसा दिख रहा है, यहां भी सर्कल जैसा दिख रहा है। और एक तरीके से मतलब ये एक वृत्त पे घूम रहा है और यहां भी एक वृत्त पे घूम रहा है। और बेटा जैसे ही सर्कल में बात करते हैं, कोई भी कण सर्कल में चलता है तो एक एक्स्ट्रा बल आ जाता है जिसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। और वो हमेशा केंद्र से कहां लगेगा, बाहर की तरफ।
क्लियर? यानी हमें तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चलता हुआ दिखाई देगा, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं क्वेश्चन करने का, तो हम एक एक्स्ट्रा बल लगाए, फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाएंगे जो अब तक सीखा था एनएलएम में, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बल केंद्र से कहां लगेगा, बाहर की तरफ, जिसे अब केंद्रीय बल कहा जाएगा। मैं वो बल और दिखा रहा हूं, वो फोर्स और दिखा रहा हूं, और उस फोर्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, वो बाहर की तरफ लगेगा mv²/r, यहां पे केंद्र से बाहर की ओर, यहां सेंटर इधर है इसलिए इससे बाहर कहां लग जाएगा, नीचे की ओर। इनकी भी वैल्यू की अगर बात करेंगे तो हम वैल्यू बहुत इजीली लिख सकते हैं, mv²/r, और यहां पर देखूंगा तो भी आएगा mv²/r। क्लियर? यानी कि केवल और केवल सर्कल में घूमने के कारण केंद्र से बाहर की ओर क्या लग गया, अब केंद्रीय बल लग गया, जैसे बोल दिया गया mv²/r। बोले ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो जहां पे भी सेंटर दिख रहा होगा उससे बाहर की तरफ, सेंटर दिख रहा होगा उससे बाहर की तरफ। अब क्या किया हमने, कुछ भी नया नहीं किया, नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, केंद्र से बाहर अब केंद्रीय लगाया, अब वही काम जो पहले करते, इक्विलिब्रियम, जितना फोर्स अंदर उतना फोर्स बाहर। तो सर्कल वाले केस में फ्री बॉडी डायग्राम बना के अब केंद्रीय बल लगा के हमेशा ये करना है, जितना बल अंदर उतना बल बाहर की ओर, बस खत्म। यानी यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा बल अंदर की तरफ क्या लग रहा है बेटा, mg, और बाहर की तरफ लग रहा है, तो यानी n1 प्लस mv²/r बराबर mg, यहां से n1 आ जाएगा मेरे पास mg माइनस mv²/r। इसी की जगह v²/r यहां बात करूंगा तो सीधे सीधे देखते हैं n2, जितना बल अंदर उतना बल बाहर, यानी mg प्लस mv²/r। इतनी बात समझ में आती है? एक बार इतना अपन ने कर दिया, ठीक है, अपन ने क्या किया बेटा, तीनों का अलग अलग नॉर्मल निकाल लिया। देखो यहां पर जो नॉर्मल निकला अपने पास वो यहां निकल गया, इसका नॉर्मल ये रहा, और यहां पे नॉर्मल पहले ही निकाल लिया था। अब इन तीनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो क्या मैं सीधे सीधे देखो ये नहीं बोल सकता जो मेरे को आंसर देना था, जब इनको कंपेयर करूंगा तो सीधे सीधे क्या बोलूंगा, सबसे ज्यादा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, n2, n2 के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, n3, और n3 के बाद सबसे कम क्या दिखाई दे रहा है, n1, क्योंकि n1 में देखो माइनस हो रहा है mv²/r, इसमें प्लस हो रहा है और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से अपन ने तीनों जगह पे नॉर्मल कंपेयर कर लिया। अब अपन ने यहाँ पे एक चीज़ से दो काम कर लिया, एक तो अपन ने क्या कर लिया, नॉर्मल जो निकालना था क्वेश्चन में कंपेयर करना था वो कर लिया, अभिलंब बल। दूसरा हमने ये सीख लिया कि अब केंद्रीय बल को वृत्तीय गतिकी में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, फिर ब्रेन में एकदम क्लियर सेट हो जाएगा, फिर आप खत्म कर सकते हो इस क्लास को। ठीक है, चलो अब अच्छे से बिल्कुल समझते हुए दिमाग में बढ़िया से बिठा लेना बेटा, क्योंकि एक बार फंडामेंटल्स बन गए ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। चलो अब ये आ गया बेटा अपना अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अपन ऐसे 3-4 एग्जाम्पल उठाएंगे, ठीक है। मैं पहले समझाऊंगा, आप ट्राई करोगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा देखो एक है ना सिक्का रखा हुआ है ना, और उसको अपन ने किसी एक चकती पे रख दिया है। चकती मतलब डिस्क, ठीक है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ वो डिस्क कैसे क्या है। मान लो ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे कोई डिस्क जैसी दे रखी है, और इसके ऊपर अपन ने क्या किया बेटा, कोई एक सिक्के को रख दिया यहाँ पे, ठीक है। जहाँ तक एक्सिस की अगर बात करते हैं बेटा, एक्सिस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये घूम रहा होगा। क्लियर? मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि यहाँ पे कोई एक डिस्क है, और वो जो डिस्क है वो अपने को ऐसे घूमते हुए दिखाई दे रही है, कितने से, ओमेगा से, और अपने को बताना है कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड यानी अधिकतम कोणीय चाल जिससे ये घुमाए कि ये इसके ऊपर फिसले ना। और ये जो दूरी दे रखी है बेटा, ये दूरी अपने को कितनी दे रखी है, r। इसके अलावा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक है वो कितना है, म्यू। करेक्ट? आप समझ में आया सवाल? नहीं आया? मैं समझाता हूँ। एक डिस्क है वो घूम रही है, उसके ऊपर अपन ने क्या किया, एक कण रख दिया r दूरी के ऊपर और ओमेगा से घुमाया। बोल रहा है कि जब घुमाने लगेंगे
तो अपकेंद्रीय बल बाहर धक्का देगा ना। जैसे अपन गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के जब गाड़ी को घुमाते हैं ऐसे सर्कल में, तो अपन कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। ऐसे ही जब चक्ति को घुमाऊंगा तो इस कण पे बेटा अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, वो उसको बाहर फिसलवाना चाहेगा। तो कह रहा है कि कम से कम कितना ओमेगा लगाऊं कि ये बाहर फिसल जाए। करेक्ट, आप वो ओमेगा निकालना है। आप पॉज करके ट्राई कर लो, बाकी मैं सोल्यूशन इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, तो मेरे हिसाब से बेटा जो समझ में आता है ना, वो हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि इसके ऊपर बाहर की तरफ लगेगा अपकेंद्रीय, अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, इसको रोकने के लिए घर्षण, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, अभिलंब बल, नीचे क्या लग रहा होगा, mg। मैं एक एक करके लिख देता हूँ सारे। यहाँ पर ये जो है ये है mg। अपकेंद्रीय बल आपको पता ही है m ओमेगा स्क्वायर r। अविलंब बल कहाँ लगेगा, ऊपर। अब ये जो अपकेंद्रीय है सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी वजह से बाहर गया था, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा, F। अब यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि अगर मैं चाहता ही हूँ कि ये फिसले ना, तो जो फ्रिक्शन है बेटा वो m ओमेगा स्क्वायर r को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। यहाँ पे भी जो घर्षण लगेगा उसको मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, अधिकतम, क्योंकि अधिकतम घर्षण के बाद जाके ये क्या करेगा, फिसलने लगेगा। क्लियर। इसके बाद अगर देखते हैं बेटा तो n की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो n बराबर क्या है, mg। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा म्यू mg इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। करेक्ट। इस तरह से अगर आप चाहो ना तो इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा और लॉजिकली समझो कि हम लोग चाहते हैं कि भाई ये फिसल जाए, तो फिसलने के लिए यहाँ इक्वल 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 की जगह आप ये कर सकते हो कि फिसलना चाहते हो तो फिसलना कौन चाहता है, अपकेंद्रीय, यही तो बाहर फिसलना चाहता है। ये घर्षण से अधिक हो जाए तो यहाँ पे ये भी अधिक हो जाए, m से m क्या हो जाए, कैंसिल। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली बेटा जो ओमेगा निकल के आएगा वो आएगा, देखो म्यू जी आर का जाएगा नीचे, ये क्या लग जाएगा, रूट। ऐसा करने पे जो ओमेगा आएगा वो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो न्यूनतम आंसर क्या आ जाएगा, रूट म्यू जी बाय आर। तो इस तरीके से बेटा अगर अपन चाहें तो यहाँ से बहुत ईजी वे में अपन निकाल सकते हैं कि कम से कम कितने ओमेगा पे ये घूमेगा। तो हमें तो जैसे ही कोई वृत्तीय गति के सवाल दिखते हैं तो हम तो सीधे सीधे क्या करेंगे, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय लगाएंगे, बाकी सारे बल लगाएंगे और फिर जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो आई एम श्योर बेटा ये समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लियर है पॉज करो, कॉपी करो, अच्छे से समझ लो और फिर उसके बाद अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। ये आ गया अपना अगला एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें देखो अपन को क्या लेना है, एक सिलेंडर बनाना है पहले। तो सिलेंडर बनाने के लिए बेटा सबसे पहले अपन दो लाइनें बना लेते हैं, रुको। ठीक है, ये अपना एक सिलेंडर होगा और सॉरी बेटा एक मिनट रुको, देखो ठीक समझ जाओगे ना। ये इस तरीके से सिलेंडर बन गया, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, आप तो समझ जाना। ठीक है ये इसका बेटा अक्ष होगा, एक्सिस। ठीक है, और ये भी घूम रहा है। तो हमें क्या बोला गया है कि बेटा यहाँ पे ये जो सिलेंडर ये घूम रहा है ओमेगा से, इसका बेटा जो त्रिज्या आएगा वो कितना आ जाएगा, r। ठीक है, हमें बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ताकि क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक को लगा दूँ, ब्लॉक लगा देता हूँ एक, है ना, ध्यान से सुनना, एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया, तो ये जो ब्लॉक है बेटा ये गिरना नहीं चाहिए। अपने को क्या क्या डेटा गिवन होगा, ऑफ कोर्स म्यू गिवन होगा और इसका द्रव्यमान m होगा। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसके साथ घूम रहा है, मतलब एक बेलन जैसा लिया, सिलेंडर जैसा, अंदर एक ब्लॉक लगा दिया उसके अंदर वाली दीवार पे और सिलेंडर को जोर से घुमाया। तो जब जोर से घुमाएंगे तो हमें बताना है कि इतना कितना कम से कम अपन घुमाएं कि नीचे नहीं फिसल जाए, वरना तो जैसे दीवार पे लगा के छोड़ोगे तो नीचे फिसलेगा। लेकिन बहुत तेज घुमाते ना तो नहीं फिसलता, जैसे मौत का कुआं टाइप की चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, बाइक चलती है, कुआं रेस्ट पे रहता है, अपन ने बाइक को रोक दिया और कुएं को घुमा दिया, उल्टा कर दिया, उस तरह का सवाल है। ठीक है, करना वही है, फ्री बॉडी डायग्राम, अपकेंद्रीय बल और उसके बाद बेसिक्स। तो एक बार मेरे हिसाब से ट्राई करके देख लो, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाकी मैं तो समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा मेरे हिसाब से, है ना, मेरे हिसाब से अगर बात करते हैं
तो ऐसे समझो कि इस केस के अंदर अगर मैं फोर्सेस बनाना शुरू करूं तो फोर्सेस जो लगेंगी नीचे की तरफ mg, ठीक, mg के अलावा फ्रिक्शन, अभिलंब बल, अपकेंद्रीय बल। मैं समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहले तो बेटा देखो अपने को पता ही है कि mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। इसको रोकने के लिए बेटा फ्रिक्शन कहाँ जनरेट होगा, ऊपर, क्योंकि दोनों सतह ऐसे संपर्क में रहेगी ना, तो जब ये नीचे जाएगा तो घर्षण कहाँ लगेगा, ऊपर। इसके अलावा अभिलंब बल जो लगता है बेटा वो हमेशा कॉमन जो सतह है उससे लंबवत। और अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल आपको क्या कहा था, जिस वृत्त में घूमेगा, जैसे ये एक तरह से इस तरह से वृत्त में घूमेगा, ठीक है, तो वो जिस वृत्त में घूमेगा उस वृत्त से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। और ये कितना आएगा बेटा, mv² बाय आर भी बोल सकते हैं और m ओमेगा² आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से अगर यहाँ से देखेंगे तो बेटा ये जो n आ रहा होगा ये किसके बराबर आएगा, m ओमेगा² आर के बराबर आएगा, करेक्ट। और अपन चाहते हैं कि ये फिसले ना, तो नहीं फिसलने के लिए बेटा जो घर्षण होना चाहिए वो mg से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि mg नीचे खींच रहा है, फिसलना चाहता है, और घर्षण क्या कर रहा है, ऊपर लग रहा है, रोकना चाहता है। तो रोकने वाला ज़्यादा होगा तो ही तो नहीं फिसलेगा ना। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, तो वही अपन ने कर दिया, F ग्रेटर देन mg कर दिया। F की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन, ग्रेटर देन क्या लिख दूँ, mg। फिर बेटा देख n बराबर कितना है, m ओमेगा² आर, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा म्यू n की जगह m ओमेगा² आर। ये समझ आता है ना क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे देखो सर्कल में घूम रहा है, तो वृत्त के अंदर बाहर वाला बल और अंदर वाला बल बराबर कर देते हैं। यही तो सीखा है अपन ने। और ये किससे ज़्यादा होना चाहिए बेटा, अपना mg से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से फिर से अगर देखेंगे तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओमेगा जो आएगा वो आएगा g बाय म्यू आर, ये आ गया ओमेगा² g बाय म्यू आर दोनों नीचे ले जाओ, तो यहाँ से ओमेगा जो आएगा वो ग्रेटर आएगा g बाय म्यू आर से। समझ गए बात को। तो बेटा इस तरह से अगर अपन चाहें तो इस सवाल को लगा सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ से अपने को क्या निकल के आ जाएगा, अपने को कम से कम इतना ओमेगा तो चाहिए ही होगा, ठीक है, न्यूनतम, कि ये इसके साथ घूम जाए और फिसले। अगर ये कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल क्लियर है तो अगला एग्जाम्पल उठाएंगे और वो आप ही को करना है, और कोशिश करना कि वो भी सही हो, वो भी आगे काम आएगा, और फिर एक और एग्जाम्पल, फिर क्लास का दी एंड, ठीक है। चलो अच्छे से पॉज करके इसको समझ लो बेटा, दिमाग में बिठा लो, और फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा ना। ओके, ये आ गया बेटा अपना अगला एग्जाम्पल, राइट। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, मैं बताता हूँ। एक इंक्लाइंड प्लेन होता है ना, नत्तल, वो है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, नत्तल जैसा मान लो, ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। और इस इंक्लाइंड प्लेन पे अपन ने क्या किया बेटा, कोई एक वस्तु रख दी इस तरीके से, और हमने क्या किया बेटा, इस नत्तल को ना घुमाना शुरू कर दिया। ये अपना एक्सेस ले लिया मान लो, ठीक, ये एक्सेस ले लिया, और ये इस अक्ष के चारों ओर कुछ ओमेगा से घूमना शुरू कर दिया, ठीक। अब जब ये घूमेगा तो बेटा इसके साथ साथ ये भी तो घूमेगा, ठीक, इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ये भी तो घूमेगा इस तरीके से, क्लियर। तो ये जब घूमेगा, जब ये नत्तल घूमेगा तो इसके साथ साथ ये गेंद भी घूमेगी। तो अपने को बताना है कि भाई कम से कम अपन ओमेगा कितना घुमाएं कि ये इसके ऊपर फिसले ना। यानी कहानी घूम के वही है कि नत्तल रखा, गेंद रखी और उसको घुमाया, तो ये फिसलना नहीं चाहिए। तो कहानी फिर से वही फ्री बॉडी डायग्राम, केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल, ये सब लगा के कर रहे हैं। तो अपन मिलके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अपन तो अभी सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। तो एक बार अच्छे से ट्राई करेंगे, आप चाहो तो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा ना। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो ऐसे समझो कि मैं अगर इस बॉल की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक। अच्छा, रेडियस वगैरह की बात करेंगे तो बेटा अपन पहले ही मान लेते हैं कि त्रिज्या कितनी होगी, r होगी, ठीक। तो हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो हमें इतना तो समझ में आता है कि बेटा अभिलंब बल कहाँ लगेगा, इस ओर, करेक्ट। यहाँ पे क्या लग जाएगा अपना अभिलंब बल, अभिलंब बल इधर लगेगा। यहाँ अपना क्या लगता था बेटा, mg साइन थीटा। यहाँ पे अपना क्या लगेगा, mg कॉस थीटा। इसके अलावा बेटा बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की ओर।
मैं एक एक करके शो करता हूँ लिख के, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ये अपना mg cos थीटा, ये अपना लगता था अभिलंब बल, और ये लगता है बेटा mg sin थीटा। अगर ये याद नहीं है तो इसका मतलब है कि पुराने नोट्स अभी ठीक से याद नहीं है, जबकि वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। हमें ये इंश्योर करना होता है कि बेटा हर चीज़ पिछली कड़ी से जुड़ी होती है, तो जब तक पुराना याद नहीं होगा आगे का समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत बार हम इसीलिए तो इतना सारा पढ़ते हैं ताकि आगे जब उसको इस्तेमाल करें तो अपना समय बच जाए, एनर्जी बच जाए, टाइम बच जाए। तो ध्यान रखना अच्छे से, है ना। तो ये हमेशा mg sin थीटा, mg cos थीटा नॉर्मल, यहाँ तक की कहानी पता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे अब केंद्रीय बल लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर। ये जो अपना एंगल होगा, ये जो अपना एंगल होगा बेटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा, नत्तल का। अगर ये थीटा होगा तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब अगर ये दोनों थीटा होंगे तो हम यहाँ से इसके भी दो घटक ले सकते हैं इस तरह से, m ओमेगा स्क्वायर आर के बता रहा हूँ, इसके भी दो कंपोनेंट ले सकते हैं। जो इसके कंपोनेंट्स आएंगे बेटा, वो ये वाला कंपोनेंट देखो थीटा की तरफ जा रहा है, इसलिए ये बनेगा m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और ये बनेगा m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। मेरे हिसाब से बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी। भाई ये अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर, ऊपर थीटा की तरफ गए तो कॉस, नीचे गए तो साइन। अब देखो चीज़ें दिखने लग जाएंगी। अपने को यहाँ से ये समझ में आ गया कि यार ये जो m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा था, ये इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, और ये भाई जो mg साइन थीटा था ये नीचे खींच रहा है। करेक्ट, स्मूथ बोला गया है बेटा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर अपने को मान के चलना है कि यहाँ पे घर्षण नहीं है। ठीक है, घर्षण नहीं, तो इसका मतलब ये ऊपर खींच रहा है और ये नीचे खींच रहा है। अपन चाहते हैं कि उतना ओमेगा बता दो कि ये फिसले ना, तो फिसले ना तो बेटा जितना बल नीचे की ओर उतना ही बल कहाँ लगा देंगे, ऊपर। यानी मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, mg साइन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। समझ गए, जितना बल नीचे उतना बल ऊपर। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो बेटा ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से बन जाएगा g tan थीटा, साइन बाय कॉस को क्या लिख देंगे बेटा, tan। ये कॉस नीचे जाके क्या बन जाएगा, साइन बाय कॉस tan। तो g tan और नीचे साथ में क्या आएगा बेटा, r। ये बन जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा, रूट के अंदर g tan थीटा बाय r। समझे बात को। तो ये अपना निकल के आ गया बेटा ओमेगा, इसी की अपन बात कर रहे थे। क्लियर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो निकल के आ गया बेटा, ये अपना मेन पार्ट निकल के आ गया, यानी कि ओमेगा। ठीक है, यानी इतनी कम से कम ओमेगा से घुमाएंगे नत्तल को, तब जाके ये नत्तल हमें क्या करेगा बेटा, नत्तल पे ये गेंद विराम में रिलेटिव दिखाई देगी, फिसलेगी नहीं उसके सापेक्ष। ठीक है, तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अब अगर ये समझ में आ गया, इसको भी कॉपी करना है, इसको भी दिमाग में बिठाना है, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करना, फिर अपन क्लास रैप कर देंगे आज की। ठीक है, चलो आप इसको पॉज करके कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बस लास्ट, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ओके बेटा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट फिर भी समझते हैं। देखो ये अपने पास कोई एक एक्सिस है, और अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ से कोई एक रस्सी ली, यहाँ पे एक रस्सी ली और एक बॉल बना ली। ठीक है, बॉल ऐसे बना ली बेटा, m मास की। फिर एक और रस्सी ली, फिर वहाँ से एक और बॉल बांध दी। डेटा क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। डेटा बेटा ऐसे अपने पास कि इसका मास m था, इसका मास 2m है, ये लेंथ l है, और ये भी लेंथ क्या है, l। यानी पहले l रस्सी ली, उससे एक m बांधा, फिर एक और रस्सी ली, उससे 2m बांधा, और एक लगातार बांध दिया इनको। और अब इनको पकड़ के बेटा अपन ने ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। ठीक, घुमाना शुरू कर दिया तो हमें इस सर्कल में दिखाई देंगे बेटा। कैसे सर्कल में दिखाई देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये हमें कुछ ऐसे सर्कल में दिखाई देंगी। इसका सर्कल ऐसा हो जाएगा बेटा, और दूसरे का सर्कल कुछ, सॉरी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये दो केस निकल के आ गए।
यानी ये जो m बॉल है बेटा, ये अपने को r l लेंथ की त्रिज्या में घूमते हुए दिखाई देगी तुरंत में, और ये जो है इसका आ जाएगा बेटा 2l, क्योंकि l प्लस l मिलके 2l हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब अपने को बताना क्या है सवाल में, ये तो सिस्टम दिया है, अपने को बेटा यहाँ पे बताना है कि ये जो गेंद है अपनी, मान लो यहीं थी, इसमें यहाँ पे तनाव कितना लगेगा बेटा, T1, करेक्ट। ये जो गेंद है बेटा अपनी यहाँ पर, इसमें जो तनाव यहाँ पे लगेगा वो कितना लगेगा, T2, इसमें भी कितना लगेगा, T2। अपने को बताना था कि ये T1 और T2 कितना है। ये L यहाँ से हटा देता हूँ बेटा, है ना, मैं L को ना अलग से बना देता हूँ, अलग से आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का तो L है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 2L। ये L, ये 2L, समझ गए बात को। तो ये जो T1 और T2 है ना, आपको इसको रेशो बताना है। यानी अपना जो क्वेश्चन है बेटा वो है, अपना जो क्वेश्चन है बेटा वो है T2 बाय T1, ये है अपना क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है कि करना क्या है, राइट। एक रस्सी L लंबाई की, एक M, एक और L, 2M बांधा और घुमाने लग गए दोनों गेंदों को एक साथ। बताना है T2 बटा T1 कितना आएगा, ठीक है। अब आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो अपने दिमाग से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कोशिश करो, थोड़ा स्ट्रगल करो, और एक बार हो जाएगा तो सोल्यूशन देखना, नहीं होगा तो भी देखना, मन तब भी छोटा नहीं करना है, बस कोशिश करनी है कि सीखते रहो, ठीक है। यही कर सकते हैं बेटा हम लोग। तो देखो यहाँ से अब मैं जब सोल्यूशन की बात करता हूँ तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाऊंगा तो T1 इधर, T2 इधर, साथ में बेटा क्या इस तरफ एक अपकेंद्रीय बल लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक, मैं बना के दिखाता हूँ, है ना, सुनना। यानी M की जब बात करूंगा तो M के ऊपर T2, T1 और अपकेंद्रीय, यानी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा T1, इसको लिखूंगा T2 और लिखूंगा M ओमेगा स्क्वायर L, ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या R है। इसी तरह से अगर मैं 2M का बनाता हूं, ठीक, तो 2M के लिए मेरे पास अपकेंद्रीय और T2, बस ये दो ही फोर्सेस हैं। यानी यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मैं यहां पे बनाऊंगा T2 और यहां बनाऊंगा 2M ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना, 2L। ये दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। एक बार बेटा डायग्राम बनाने के बाद क्या कहा था, जितना बल अंदर उतना बल बाहर, बोले हाँ सर, बस वहीं से क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है। जितना बल अंदर बेटा कितना दिखाई दे रहा है, T2, 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4M ओमेगा स्क्वायर L, खत्म, T2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे जितना बल अंदर यानी कि T1 बराबर कितना आया बेटा, T2 प्लस M ओमेगा स्क्वायर L। T2 का मान कितना है, 4, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5, यानी ये कितना निकल के आएगा, 5M ओमेगा स्क्वायर L। और इतना करने के बाद बेटा ये जो T2 बाई T1 है, T2 की जगह कितना था, 4M ओमेगा स्क्वायर L, और इसकी जगह है 5M ओमेगा स्क्वायर L, कैंसिल करके कितना आ गया बेटा, 4/5। दिस इज द फाइनल आंसर। आई एम श्योर काफ़ी बच्चों का सही भी होगा, जिनका नहीं भी है, लोड नहीं लेना है, सीखना है, ठीक है, लोड नहीं लेना है, नॉलेज लेनी है, राइट। तो आराम से दिमाग लगाओ, ठंडे दिमाग से सीखो, आज की पूरी क्लास को अच्छे से रिवाइज करो। एक बार जब ये कंप्लीट हो जाए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें अपन बैंकिंग ऑफ रोड्स, बंकन वगैरह ये सब देखेंगे, और सुरक्षित चाल घुमाव के लिए वो सब कुछ देखेंगे, फिर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यू पॉज इट, कॉपी इट, अच्छे से समझो, बढ़िया से पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं अगेन, बाय बाय, टेक केयर बेटा।